वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2022 में। साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स का ये हमारा 7वां लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम मार्च महीने के साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है कि हमारे पास इस प्रीलिम्स 2022 के लिए कुछ कोर्सेज हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहले इसमें एक प्रीलिम्स क्रैश कोर्स की बात हो रही है जिसका नाम तेजस है। इसमें आपको 250 प्लस आवर्स के वीडियो लेक्चर्स, इसमें आपके करंट अफेयर्स और स्टैटिक दोनों इंक्लूडेड हैं। काफ़ी सारे टेस्ट, फुल लेंथ और सेक्शनल, और वीकेंड डाउट सेशंस वगैरह सब कुछ हैं इसमें आपको फ्री सीसैट के क्लासेस और उनके टेस्ट सीरीज भी मिलती है। बट स्टिल अगर आप केवल टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करना चाहते हो, आपको वीडियो लेक्चर्स नहीं चाहिए, आपका रिवीजन ऑलरेडी चल रहा है अच्छा, तो आप उसके लिए लास्ट माई लीप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपके 19 सेक्शनल टेस्ट हैं, 5 करंट अफेयर्स के टेस्ट हैं, 15 फुल लेंथ टेस्ट हैं, 4 सीसैट के टेस्ट हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए आप dpp.onlyis.in पे ज्वाइन कर सकते हो। एट द सेम टाइम एक सीसैट के लिए प्रोग्राम है जो कि ऐसे स्टूडेंट्स को केटर करता है जिनका सीसैट वीक है। तो सीसैट एक्सपर्ट प्रोग्राम आपके सभी सीसैट के टॉपिक्स को कवर करता है वीडियो लेक्चर्स के फॉर्म में, और छोटे छोटे हैंडआउट्स भी हर लेक्चर के बाद आपको मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए, और लास्ट में कुछ फुल लेंथ टेस्ट हैं इसमें। इसके अलावा अगर आप 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे प्रारंभ बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको एक फुल फाउंडेशन बैच के तरीके से सारी रिक्वायरमेंट्स यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से फुलफिल की जाती है। इसमें वीडियो लेक्चर्स भी हैं, स्टडी मटेरियल्स भी हैं, टेस्ट सीरीज भी हैं, मेंटोरशिप भी है, इंटरव्यू गाइडेंस भी है, सब कुछ इसमें आपको मिलेगा। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप video.onlyis.in पे विजिट करो। याद रखना कि तेजस प्रोग्राम के लिए भी आपको video.onlyis.in पर ही विजिट करना है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है इन सभी बैचेस से रिलेटेड तो आप हमें सिंपली इस नंबर पर कॉल कर सकते हो या फिर info@onlyis.com पे हमें मेल ड्रॉप भी कर सकते हो। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। स्कैमिक स्ट्रोक के बारे में है। पंजाब के एक 22 वर्ष के स्टूडेंट थे जिन्हें स्कैमिक स्ट्रोक से वो सफर कर रहे थे। उनका ट्रीटमेंट चल रहा था और अभी 1 महीने के बाद यूक्रेन में उन्होंने अंतिम सांस ले ली। इसी संदर्भ में स्कैमिक स्ट्रोक न्यूज में आया। ये काफी कॉमन टाइप का स्ट्रोक है जिसे ब्रेन स्केमिया भी कहा जाता है। होता क्या है कि माइंड में ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है, या जो आर्टरीज हैं उनमें क्लॉटिंग होने की वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं वो ब्रेन तक ब्लड को पहुंचा नहीं पाते, जिससे ब्रेन में ब्लड रिड्यूस होने लगता है और ब्रेन की सेल्स मरने लगती हैं। ब्रेन के टिश्यूज जब मरने लगते हैं बिकॉज उन्हें ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, तो इससे स्ट्रोक आने की संभावना बढ़ जाती है। एक और इसका कॉज स्टेनोसिस होता है, जहां पे आर्टरीज पतली हो जाती हैं, ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है। ट्रांजिएंट स्कैमिक अटैक यानी कि TIA, ये छोटा स्ट्रोक होता है। जब आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब यह है कि अब स्कैमिक स्ट्रोक्स की संभावना बनने लगी है। अगर समय से इलाज ना किया जाए तो यह सीरियस स्ट्रोक का रूप ले सकता है। कैसे पता चले कि यह प्रॉब्लम है? बोलने में दिक्कत होगी, जब कोई व्यक्ति कुछ कहेगा तो आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे अगर ये दिक्कत है तो। फेस पे नंबनेस, हाथ और पैर का सुन्न हो जाना, पैरालिसिस की भी प्रॉब्लम हो सकती है। दो में से किसी एक आंख से देखने में दिक्कत हो सकती है। सडन काफी तेज सिर दर्द, कॉन्शियसनेस का खो जाना, डिजीनेस, वॉमिटिंग, ये सब होना, और चलने में दिक्कत होना, ये सब इसके सिम्टम्स हैं। लेकर है सारस 3 रेडियो टेलीस्कोप के बारे में। सारस 3 रेडियो टेलीस्कोप ने अभी हाल ही में एक क्लेम का खंडन किया है, जिस क्लेम में ऐसा बताया गया था कि हमें कॉस्मिक डॉन से आने वाले रेडियो वेव सिग्नल्स मिले हैं। ये जो रेडियो टेलीस्कोप है सारस 3, इसे बनाया गया है, इन्वेंट किया गया है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा, और उन्होंने इस क्लेम को डिफाई किया है। बोला है कि वो सिग्नल्स यहां से नहीं आए थे। अब यहां पर 2 महत्वपूर्ण सवाल हैं। पहला तो ये कि कॉस्मिक डॉन क्या होता है, और दूसरा कि ये क्लेम किसने किया था। कॉस्मिक डॉन, हमें पता है कि यूनिवर्स का निर्माण होने वाली जो सबसे एक्सेप्टेबल थियरी राइट नाउ प्रचलन में है, दैट इज बिग बैंग। बिग बैंग, जिसके विस्फोट के बाद ये पूरा यूनिवर्स बना। उस विस्फोट के बाद 50 मिलियन से 1 बिलियन साल के बीच का जो समय है उसे कॉस्मिक डॉन कहा जाता है। कॉस्मिक डॉन के बारे में हमें कुछ खास जानकारी नहीं है। ऐसा माना जाता है कि 50 मिलियन साल से 1 बिलियन साल के बीच का ये जो समय था, इसी दौरान मैसिव स्टार्स एंड गैलेक्सीज बने, लेकिन उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। इसी समय यूनिवर्स फॉर्म हुआ। तो ये समय 50 मिलियन साल से 1 बिलियन साल के बीच का, जिसके बारे में मान्यता है कि बिग बैंग के बाद इसी समय में ये गैलेक्सीज, स्टार्स वगैरह बने हैं, उस पूरे पीरियड को कॉस्मिक डॉन कहा जाता है।
हम लगातार ऐसे सिग्नल्स को परखते रहते हैं जो उस समय से आ रहे हों। क्योंकि उस समय कोई रेडियो सिग्नल्स चले होंगे तो अर्थ तक आने में उन्हें इतना लंबा समय लग सकता है, तो हम उसे अभी डिटेक्ट कर सकते हैं और हमें पता चलेगा कि ये कैसे बने थे। इसी संबंध में 2018 में रिसर्चर्स की एक टीम ने क्लेम किया। ये टीम एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी और MIT से बिलोंग करती थी। उन्होंने ये कहा कि उन्हें कुछ सिग्नल्स मिले हैं जिसे उन्होंने डिटेक्ट किया है। ये एजिस रेडियो टेलीस्कोप से डिटेक्ट किए गए थे। उन्होंने कहा कि ये जो सिग्नल्स आ रहे हैं ये आ रहे हैं कॉस्मिक डॉन से। जब अर्लीस्ट स्टार्स बन रहे थे यूनिवर्स में, तो इस जो खोज है उसे बहुत ज्यादा उत्सुकता से लोगों ने एक्सेप्ट किया। इसे जर्नल नेचर में पब्लिश किया गया। जो एस्ट्रोनॉमी की कम्युनिटी थी वो इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी कि हमें यूनिवर्स की बिगिनिंग के सिग्नल्स मिल गए हैं और जो पहला स्टार बन रहा होगा उसके बारे में अब हमें जानकारी है। इनफैक्ट हार्वर्ड एस्ट्रोफिजिसिस्ट ईवी लियोब ने तो यहां तक कह दिया कि इस डिस्कवरी के लिए 2 नोबेल प्राइज दिए जाने चाहिए। हालांकि दुनिया जो इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स थे उनके कंफर्मेशन का वेट कर रही थी, क्योंकि आपने डिटेक्ट किया और आप ही ने क्लेम किया। अब जो इंडिपेंडेंट लोग हैं वो जांचेंगे कि आपका क्लेम कितना सही है और कितना गलत है। तो उसी क्रम में रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो टेलीस्कोप है सारस 3 रेडियो टेलीस्कोप, उसने कहा कि नहीं, हमें कॉस्मिक डॉन से आने वाले किसी भी सिग्नल की अभी तक जानकारी नहीं मिली है, तो मतलब ये क्लेम सही नहीं है। सारस की बात करें तो ये प्रेसिशन रेडियो टेलीस्कोप है जो एक्सट्रीमली फेंट रेडियो वेव्स को डिटेक्ट करने की क्षमता रखता है। मतलब कि कॉस्मिक डॉन से आने वाले सिग्नल्स को भी ये डिटेक्ट कर सकता है। सारस रेडियो टेलीस्कोप को RRI की टीम ने डेवलप किया था सेलेस्टियल रेडियो वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए। यह पहला टेलीस्कोप था दुनिया भर में जहां पर रिक्वायर्ड सेंसिटिविटी को अचीव किया गया, जिसके माध्यम से हम जो भी रेडियो फ्रिक्वेंसी है उसे कैच कर सकते थे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डे लाइट हार्वेस्टिंग के बारे में है। हम घरों में बिजली का इस्तेमाल करते हैं। बिजली के जरिए हम जलाते हैं बल्ब या ट्यूबलाइट्स, लेकिन वो जलते रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम खिड़की खोल देते हैं और हमारे कमरे में पर्याप्त रोशनी बाहर से भी आती रहती है, लेकिन ट्यूबलाइट और बल्ब तो फिर भी जलते रहते हैं और बिजली की खपत होती रहती है। क्या हो कि हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो जिसके बाद सपोज करिए कि हमने अपने कमरे में बल्ब या ट्यूबलाइट लगा रखी है जिससे रोशनी है, लेकिन जैसे ही हमने खिड़की खोली और बाहर से रोशनी एंटर की, ये बल्ब और ट्यूबलाइट अपने आप ही अपनी रोशनी को रिड्यूस कर लें, डाउन कर लें, डिम हो जाए और बिजली की खपत कम हो जाए। और जैसे ही हम खिड़की को बंद करें, अंधेरा होते ही अपनी रोशनी को बढ़ा लें। ऐसा आपने अपने मोबाइल के जो स्क्रीन है उसके साथ देखा होगा। जब आप बहुत लाइट में जाते हैं तो आपको स्क्रीन को देखने में दिक्कत होती है, तो अपनी लाइट को बढ़ा देता है, और जब आप छांव में आते हैं तो आपको कम नीड होती है लाइट की, स्क्रीन आसानी से दिख जाती है, तो अपनी लाइट को कम कर लेता है। बिल्कुल इसी तरीके से डे लाइट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी वर्क करती है। एक स्टार्टअप को इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक ने अभी प्रमोट करने का मसौदा तैयार किया है, जिसके माध्यम से हम दिन की रोशनी का इस्तेमाल कर पाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी की बचत कर पाएंगे। इससे हम 9 से 11 घंटे दिन की रोशनी का इस्तेमाल करके कमरे को इल्यूमिनेट कर पाएंगे, और जो कमी होगी केवल उसे ही ये बल्ब पूरा करेंगे। इसमें मोस्ट एडवांस टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके माध्यम से जो बिल्डिंग्स हैं उनकी लाइटनिंग डिजाइन को भी बेटर किया जाएगा। ऐसे बनाए जाए घर कि उनमें रोशनी नेचुरली भी आती रहे। ये ऑटोमेटिकली डिम हो जाएंगे और अपनी ब्राइटनेस को एडजस्ट कर लेंगे जो भी लाइट अवेलेबल होगी स्पेस में उसके अकॉर्डिंग। यहां पर हम नेचुरल डे लाइट को यूटिलाइज करने की बात कर रहे हैं, जहां पे इन लाइट्स में लगाए जाएंगे सेंसर्स, फोटोसेल सेंसर्स, जिनका इस्तेमाल ये इन्वायरमेंट में प्रेजेंट लाइट के बेसिस पे करेंगे। ये काफी सेंसिटिव होंगे, लाइट अगर आ गई तो ये खुद को डिम कर लेंगे। ये जो लाइट की इंटेंसिटी है इसके संबंध में कंट्रोलर को सिग्नल्स भेजेंगे और कहेंगे कि अब लाइट पर्याप्त है कमरे में, आप इसे एडजस्ट करके रोशनी को कम कर दीजिए, और रोशनी के कम होते ही ये अपनी लाइट को बढ़ा देंगे। कई सारे फायदे होंगे। इससे हमारा कार्बन फुटप्रिंट कम होगा, बिल्डिंग एनर्जी इंप्रूव होगी, एनर्जी इफिशियंसी इंप्रूव होगी बिकॉज वो बिजली की कम खपत करेगा, और इससे इलेक्ट्रिक लाइटनिंग मतलब लाइट का जो बिजली का इस्तेमाल हम लाइटनिंग के लिए करते हैं, प्रकाश के लिए करते हैं, उसके कंजम्पशन में भी कमी आएगी। तो काफी बढ़िया टेक्नोलॉजी हो सकती है ये एनर्जी को बचाने को लेकर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल फ्यूजोबैक्टीरियम के बारे में है। कई सारे ग्रुप्स का ये मानना है कि जो फ्यूजोबैक्टीरियम है ये ओरल ट्यूमर्स का कॉज है। अभी तक ऐसी मान्यता चली आ रही थी कि जो ओरल ट्यूमर्स होते हैं वो HPV के जरिए होते हैं, HPV इन्फेक्शन से होते हैं, यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन की वजह से ओरल ट्यूमर्स, मुंह में होने वाले ट्यूमर्स होते हैं। बट अभी ज़्यादातर जो रिसर्चर्स का ग्रुप है वो इस बात पर सहमत हो गए हैं कि नहीं, HPV इन्फेक्शन इसका कॉज नहीं है बल्कि फ्यूजोबैक्टीरियम इसका कॉज है।
फ्यूजोबैक्टीरियम जो है वो एनारोबिक बैक्टीरिया की एक स्पीसीज है। इनका शेप एलोंगेटेड होता है, लंबा होता है। ये नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया हैं। ये स्पोर क्रिएट नहीं करते। बेसिकली ये एनिमल्स के या फिर इंसेक्ट के इंटेस्टाइन में रहना पसंद करते हैं। ये एनारोबिक बैक्टीरिया है जो कि ओरल कैविटी में यानी कि हमारे मुंह के हिस्से में पाया जाता है और ये ओरल और एक्स्ट्रा ओरल इन्फेक्शंस कॉज करता है। और वही बात है कि ये ओरल ट्यूमर्स भी कॉज करता है। यहाँ पर देखिए मल्टीपल स्पीसीज हैं फ्यूजोबैक्टीरियम की। उनमें से एक है एफ नेक्रोफोरम जो कि ह्यूमन डिसीज कॉज करती है, मतलब इंसानियों में बीमारियां फैलाती है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल साइड चैनल अटैक के बारे में है। जो डिवाइसेस होती है ना हमारे आसपास, वो कई तरीके की इंफॉर्मेशन ऐसी रिलीज करती रहती हैं जिसके बारे में हमें और आपको बिल्कुल नहीं पता। वो हमारे काम की भी नहीं होती, लेकिन हैकर्स के काम की होती हैं और उन्हें उन इंफॉर्मेशन के बारे में पता होता है। उन इंफॉर्मेशन को एक्सेस करके वो अटैक कर सकते हैं किसी हार्डवेयर डिवाइस को। आपने अभी तक ये सुना होगा कि आपके पास एक कोई स्पैम मेल आता है, आप उसे ओपन कर देते हो तो आपकी डिवाइस कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। यहां पर बेसिकली आपके डिवाइस के प्रोग्राम को या सॉफ्टवेयर को डायरेक्टली हिट किया जा रहा है, लेकिन साइड चैनल अटैक में ऐसा नहीं होता। जो हैकर होता है या फिर जो अटैकर होता है वो आपके डिवाइस के प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को डायरेक्टली अटैक नहीं करता, बल्कि बहुत ही जनरल इंफॉर्मेशन एक्सेस करता है आपके डिवाइस की और उसे एक्सप्लॉइट करके आपके सिस्टम को, डिवाइस को कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। ऐसा ना हो, इसी वजह से इंडियन रिसर्चर्स ने लो एनर्जी सिक्योरिटी चिप बनाया है जो साइड चैनल अटैक्स को रोकेगा आईओटी डिवाइसेस में। अब वो कैसे इंफॉर्मेशन एक्सेस कर लेते हैं? देखिए, इसको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए जरूरी नहीं कि आपका मोबाइल ही एक्सेस कर लिया जाए। आपकी स्मार्ट वॉच, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, पावर ट्रांसमिशन लाइन, सर्वर, उन्हें भी एक्सेस किया जा सकता है। ये कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अवेल करते हैं, जैसे कि क्रिप्टोग्राफिक कीज, मशीन का लर्निंग मॉडल, मशीन कैसे सीखती है अगर वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स से अटैच्ड है तो, पावर कंजम्पशन कैसा है उस मशीन का, वो कितना पावर कंज्यूम करती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लीक्स जो कई सारे सिस्टम्स में होते हैं, ये उन्हें डिटेक्ट कर लेते हैं और उसी के बेसिस पे वो उस मशीन को कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। तो यहां पे वो सीधे सीधे जो सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम है उसे हिट नहीं करते, बल्कि हार्डवेयर से निकलने वाली इंफॉर्मेशन को एक्सेस करके मशीन को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे किसी व्यक्ति की स्मार्ट वॉच को कैप्चर किया जा सकता है और फिर उसकी ईसीजी या हार्ट रेट सिग्नल्स को जाना जा सकता है, जिसे वो किसी को नहीं बताना चाहता। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो परम गंगा के बारे में है। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन ने अभी हाल ही में डिप्लॉय कर दिया है परम गंगा को। ये एक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर है, यानी कि एचपीसी है। कहां डिप्लॉय किया गया है? आईआईटी रुड़की में। इसकी जो सुपर कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी है वो 1.66 पेटाफ्लॉप है। अब 1.66 पेटाफ्लॉप का मतलब क्या होता है? आप इसे बिल्कुल आसान तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक सेकंड में 1015 ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। इसे स्टैब्लिश किया गया है सीडैक के द्वारा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, और जो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है उसी के तहत इसे डेवलप किया गया है। सुपर कंप्यूटर एक्सेलरेट करेगा आईआईटी रुड़की में रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज को, ना केवल आईआईटी रुड़की में बल्कि आसपास के जो भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर भी। भारत में सुपर कंप्यूटर्स के बारे में बात करते हैं। बहुत ही फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है कि जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था वो परम 8000 था। इसके बाद कई सारे और सुपर कंप्यूटर्स आए, जैसे कि परम शिवाय। ये पहला सुपर कंप्यूटर था जिसे इंडिजिनियसली असेंबल किया गया, आईआईटी बीएचयू में इंस्टॉल किया गया। इसके अलावा परम शक्ति, परम ब्रह्म, परम युक्ति और परम संगणक जैसे सुपर कंप्यूटर्स आते हैं। 2020 में परम सिद्धि भी आया। ये एक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर था जिसे 62nd जगह मिली, जो दुनिया के टॉप 500 मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स की लिस्ट थी उसमें। आइए बात करते हैं नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन यानी कि एनएसएम के बारे में। इस मिशन को लॉन्च किया गया था 2015 में। ऑब्जेक्टिव बिल्कुल साफ है, भारत में सुपर कंप्यूटर्स को डेवलप किया जाए ताकि सुपर कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी इंडिया की बढ़िया हो। इसके तहत 70 हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटीज को डेवलप किया जाना था। हालांकि आई विल से कि इसमें बहुत अच्छा काम हुआ नहीं, क्योंकि गिनती के सुपर कंप्यूटर्स बनाए गए और 70 का ये टारगेट तो अभी भी बहुत दूर है। जो मिशन है इसे ज्वाइंटली तैयार किया गया है मैती और डीएसटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के द्वारा। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी कि सीडैक और आईआईएससी बैंगलोर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, वो इस मिशन को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इस मिशन के हैं 4 पिलर्स: इंफ्रास्ट्रक्चर, एप्लीकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट।
इन पिलर्स के माध्यम से कोशिश ये की जा रही है कि हम इंडिजिनियस तरीके से यानी कि खुद से ही सुपर कंप्यूटिंग का एक बढ़िया सा इकोसिस्टम इंडिया में डेवलप कर लें। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल गैलियम नाइट्राइड इकोसिस्टम इनेबलिंग सेंटर एंड इंक्यूबेटर के बारे में है। इंक्यूबेटर का मतलब मैं आपको कई दफा बता चुका हूं, समथिंग जो किसी को मदद करे कि वो ग्रो कर पाए। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने विजिट किया गैलियम नाइट्राइड इकोसिस्टम इनेबलिंग सेंटर एंड इंक्यूबेटर फैसिलिटी को। सबसे पहले इस फैसिलिटी के बारे में बता देता हूं, बाकी की बातें बाद में करेंगे। जो फैसिलिटी है ये बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस में लोकेटेड है, वहीं पे इन लोगों ने विजिट किया है। इस फैसिलिटी को डेवलप किया गया है ज्वाइंटली बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक एंड IISc बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस ये भी इन्वॉल्व है इसमें। ये तो बात हो गई कि ये फैसिलिटी है कहां और इसे किसने स्टैब्लिश किया है। अब मामला ये है कि गैलियम नाइट्राइड होता क्या है। देखिए, अक्सर जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनको बनाने में हम इस्तेमाल करते हैं सिलिकॉन का, काफी पॉपुलर मटेरियल है ये। लेकिन पिछले एक दशक से सेमीकंडक्टर के सेम यूज को इस्तेमाल करने के लिए कुछ नए एवेन्यूज भी खोजे जा रहे हैं, जिनमें शामिल है गैलियम नाइट्राइड। इनफैक्ट इसका इस्तेमाल लिमिटेड मैनर में काफी पहले से किया जा रहा है। गैन एक सेमीकंडक्टर है जिसे कॉमनली आपने लाइट एमिटिंग डायोड्स में LEDs में देखा होगा। डीवीडी चलती थी ना पहले जिसमें मूवीज देखते थे आप, अब तो कोई यूज नहीं करता उसे। उसमें एक नीले रंग की बत्ती चलती थी, वो बत्ती इसी गैलियम नाइट्राइड से जलाई जाती थी। ये काफी ज्यादा हायर टेम्परेचर और वोल्टेज को बियर कर सकता है, इसलिए इसका इस्तेमाल ट्रांजिस्टर्स को बनाने में किया जाता है। सिलिकॉन की तुलना में ये ज्यादा कैपेबल है। इनफैक्ट गैलियम आर्सेनाइड जिसका इस्तेमाल किया जाता है राइट नाउ, उससे भी ज्यादा एफिशिएंट है। इसका इस्तेमाल एम्पलीफायर, माइक्रोवेव और टेराहर्ट्ज डिवाइसेस जैसे कि इमेजिंग या सेंसिंग वाले डिवाइसेस बनाने में किया जाता है। गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो रही है 5G के सेक्टर में, स्पेस और डिफेंस के सेक्टर में भी। इसका की रोल होगा ई-व्हीकल्स और वायरलेस कम्युनिकेशन में भी। जो कुछ स्पेसिफिक ट्रांजिस्टर्स होते हैं जिन्हें HEMT कहा जाता है, वो भी एल्यूमिनियम गैलियम नाइट्राइड से बनाए जाते हैं या गैलियम नाइट्राइड से बनाए जाते हैं। ये सिलिकॉन बेस्ड ट्रांजिस्टर से काफी अच्छे होते हैं। कारण ये है कि काफी हाई वोल्टेज बियर कर सकते हैं, आसानी से ऑन और ऑफ होते हैं और बहुत कम स्पेस लेते हैं, मतलब छोटे बनाए जा सकते हैं। गैन का इकोसिस्टम इनोवेशन को ड्राइव करेगा, स्टार्टअप्स यहां आएंगे, हमें कुछ अच्छा आउटकम मिलेगा। इसके कई सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं, जैसे ये एनर्जी कंजम्पशन को रिड्यूस करेगा, स्विचिंग फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी और इसकी कॉस्ट भी उम्मीदतन कम आएगी। तो ये सारी बातें हमने गैलियम नाइट्राइड इकोसिस्टम इनेबलिंग सेंटर एंड इंक्यूबेटर के बारे में भी की और गैलियम नाइट्राइड के बारे में भी की। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ब्लॉकचेन गेमिंग के बारे में है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके तैयार किए जा रहे क्रिप्टो करेंसीज के बारे में आपने खूब सुना होगा, लेकिन ये ब्लॉकचेन गेमिंग क्या है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा पॉपुलर हो रही है दुनिया भर में। पिछले कई सालों से गेमिंग इंडस्ट्री अट्रैक्ट हो रही है कि वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल गेमिंग में भी करें। इंडिया की गेमिंग इंडस्ट्रीज भी इस बारे में इंटरेस्ट ले रहे हैं। जो बातें लिखी गई हैं ब्लॉकचेन गेमिंग के बारे में उन्हें समझेंगे, उसके पहले मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं। सपोज करिए कि आप एक ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं, गेम का नाम है गेम ए। आप इस गेम को पिक करते हैं। इस गेम में जाने के बाद आप अपने लिए कैरेक्टर चूज करते हैं। उस कैरेक्टर को आप कुछ ड्रेस और हथियार देते हैं, कुछ आर्मर उसके लिए खरीदते हैं। कई बार आप उस आर्मर को पिक कर लेते हैं अगर आपने पूरा गेम खरीदा है तो, नहीं तो पार्टिकुलर आर्मर को खरीदने के लिए भी, हथियार को खरीदने के लिए भी आपको पैसे देने पड़ते हैं। सपोज करते हैं कि आपने अपने प्लेयर के लिए एक गन खरीदी, ठीक है। वो गन आपने इस्तेमाल करी, गेम को खेला, खूब मजा आया, आप जीत गए और अब आपने गेम बंद कर दिया। ये है ट्रेडिशनल गेम जो अभी तक होता रहा है। जैसे ही आपने गेम को बंद किया, ये जो आपने गन खरीदी थी इसका यूज खत्म हो गया। यहीं पर ब्लॉकचेन गेमिंग डिफर कर जाती है, क्योंकि ये गन आपने इस गेम के भीतर से ही खरीदा था। गेम बंद, गन बंद। अब आप इमेजिन करिए एक ब्लॉकचेन गेमिंग को। सेम गेम है गेम ए, आप इसमें खेलने के लिए कैरेक्टर पिक करते हैं और अपने कैरेक्टर को देते हैं एक गन। लेकिन जब आप ये गन खरीदते हैं तो ये गन इस गेम ए के भीतर नहीं होती, बल्कि आप इस गन को गेम ए के बाहर किसी एजेंट से खरीदते हैं, जिसके लिए आप क्रिप्टो करेंसी में पैसे भी पे कर सकते हैं। अब आपके पास एक गन है जिसका इस्तेमाल आपने गेम ए में किया और आप गेम जीत गए। अब आपने गेम ए को बंद कर दिया, लेकिन ये गन अभी भी एक्टिव है। अब आप एक दूसरा गेम खेलने जाते हैं, गेम बी। आप इस गेम बी में भी सेम गन को इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपने एक तीसरा गेम पिक किया, गेम सी। ये सेम गन आप इस गेम सी में भी यूज कर सकते हैं। जब आप इस गन को खरीदते हैं किसी एक एक्सटर्नल एजेंट से, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आपकी गन जो है रजिस्टर हो जाती है कि आपके पास एक गन है।
अब जो भी गेम्स इस गन को सपोर्ट करते हैं, आप सेम गन को उसमें यूज कर सकते हैं। दूसरा, अब आपको नहीं खेलना, आप इस गन को किसी दूसरे एजेंट को बेच सकते हैं कि मुझे इस गन की अब जरूरत नहीं, मैंने खेल लिया गेम, आप मुझसे कितने में खरीदोगे, आप उसको बेच दो। तो ये जो गन है वो किसी एक गेम से रिकॉर्ड अटैच नहीं है, बल्कि वो इंडिपेंडेंट है, आर्मर इंडिपेंडेंट है, वो बल्कि आपकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, जिसका इस्तेमाल आप सभी में कर सकते हो। अब जो गेम डेवलपिंग इंडस्ट्रीज हैं, उन्हें पता है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे कौन कौन से आर्मर्स अवेलेबल हैं जो लोग खरीदेंगे। तो अब उनकी जिम्मेदारी है कि उनके गेम्स उन आर्मर्स के लिए कंपैटिबल हो, वो उसको ऐसे बनाए ताकि एक्सटर्नल वेपन्स खरीदने के बाद उनका इस्तेमाल गेम्स में किया जा सके। तो समझ रहे हो ना आप कैसे अलग है ब्लॉकचेन गेमिंग ट्रेडिशनल गेमिंग से। अंतर आपको समझ में आ गया तो बाकी सब तो वही है कि यहाँ पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर दिया जाता है, यहाँ पर क्रिप्टोग्राफी बेस्ड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज होती है, जहां पर आप नॉन फंजिबल टोकन्स खरीद सकते हैं क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करके। नॉन फंजिबल टोकन्स का मतलब वही है, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई पेंटिंग हो सकती है, कोई गन हो सकता है, इन्हें आप नॉन फंजिबल टोकन बोल सकते हो। ठीक है, जो एलिमेंट्स हैं इन्हें खरीदा या बेचा जा सकता है, किसी दूसरे प्लेयर के साथ खरीदा बेचा जा सकता है, और इसका इस्तेमाल आप मल्टीपल गेम्स में कर सकते हो। ब्लॉकचेन गेम का एक एग्जांपल है 2017 में आया था डैपर लैब्स। ये पहला ब्लॉकचेन गेम था जिसे नाम दिया गया था क्रिप्टो किटीज। इसमें कोई व्यक्ति एक बिल्ली को पाल सकता था, उसकी ब्रीडिंग करवा सकता था एनएफटी के तौर पे, नॉन फंजिबल टोकन्स लेके क्रिप्टो किटी की मदद से। तो अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता था जिसमें उन्हें एक ओरिजिनल बिल्ली नहीं पालनी पड़ती। ब्लॉकचेन गेमिंग में एनएफटी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। कोई वर्चुअल जो एसेट्स होते हैं, वर्चुअल एसेट जो एक प्लेयर ओन करता है, उसमें मैप हो सकता है, हथियार हो सकता है, जमीन हो सकती है, वो सब एनएफटी की कैटेगरी में आएगा। जो हमारे सामने है दैट इज अबाउट पेसर इनिशिएटिव। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने भी राज्यसभा को इन्फॉर्म किया है इस पेसर इनिशिएटिव के बारे में। इसका फुल फॉर्म है पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिजर्व रिसर्च, नॉट रिजर्व, क्रायोस्फीयर रिसर्च इनिशिएटिव। क्रायोस्फीयर हमारे अर्थ के सरफेस का वो एरिया होता है जहां पर बर्फ जमी हो। ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का, और ये हमारे पोलर रीजन और क्रायोस्फीयर के बारे में अच्छी स्टडी करने को लेकर एम्फेसिस देता है, चाहे वो रीजन अंटार्कटिक में हो, आर्कटिक में हो, या फिर हिमालयन रीजन के ग्लेशियर्स हों। पेसर जो प्रोग्राम है वो कई सारे इनिशिएटिव्स के अंडर में, इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स अंडर इनिशिएटिव्स, मतलब पेसर इनिशिएटिव के अंडर में जो इनिशिएटिव्स हैं उनमें शामिल है अंटार्कटिक प्रोग्राम, इंडियन आर्कटिक प्रोग्राम, सदर्न ओशन प्रोग्राम, क्रायोस्फीयर एंड क्लाइमेट प्रोग्राम। ये सभी इस इनिशिएटिव के एम्बिट में आ जाते हैं। इसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है एनसीपीओआर के द्वारा। फुल फॉर्म है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च। ड्यूरेशन 2021 से 26 के बीच का है जो पेसर इनिशिएटिव है। इसकी अचीवमेंट्स की बात करें तो 39th और 40th जो इंडियन साइंटिफिक एक्सपीडिशन अंटार्कटिका में भेजा गया वो इसी इनिशिएटिव के अंडर में भेजा गया, और जो 41st इंडियन साइंटिफिक एक्सपीडिशन है अंटार्कटिका के लिए वो ऑन गोइंग है अंडर दिस इनिशिएटिव। जो सेडिमेंट कोर्स हैं जो हम लेक्स वगैरह से कलेक्ट करते हैं उनके जरिए इस इनिशिएटिव के अंडर में हम क्लाइमेट से उनके लिंकेजेस को स्टैब्लिश करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो पेसर इनिशिएटिव के तहत रिसर्चेस जारी हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंस्पायर फैकल्टी फेलोशिप के बारे में है। इंस्पायर फैकल्टी फेलोशिप एक जो रिसिपिएंट को मिली है वो 2D सेमीकंडक्टर बना रहे हैं। पहले हम इस फेलोशिप के बारे में बात करते हैं। इस फेलोशिप के लिए नोडल एजेंसी है या नोडल मिनिस्ट्री है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक, मतलब ये एजेंसी है कुल मिला के। पर्पस ये होता है कि पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप दी जाए, पीएचडी करने के बाद फेलोशिप दें ताकि कोई व्यक्ति इंडिपेंडेंट रिसर्च कर पाए। क्या होगी एलिजिबिलिटी? वो या तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन PIO होना चाहिए, उसके पास पहले से PhD डिग्री होनी चाहिए, और वो साइंस, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मेडिसिन या फिर एग्रीकल्चर रिलेटेड सब्जेक्ट्स में ही होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। उसके पूरे एकेडमिक्स में उसने कम से कम 60% स्कोर किया हो या इक्विवेलेंट CGPA स्कोर किया हो। 12th के बाद कम से कम इतना स्कोर होना चाहिए उसका, तभी मिलेगी ये फेलोशिप। अगर किसी व्यक्ति ने अपनी PhD को जस्ट सबमिट ही किया है तो भी वो इस फेलोशिप के लिए जो एप्लीकेशन है वो डाल सकते हैं। हालांकि उन्हें फेलोशिप तभी मिलेगी जब उनकी PhD अवार्ड हो जाएगी। जो एज लिमिट है वो 32 साल की है, 32 साल के ऊपर का व्यक्ति नहीं अप्लाई कर सकता। 1,25,000 पर मंथ की फेलोशिप है और 7 लाख रुपए का रिसर्च ग्रांट भी दिया जाएगा। ये फेलोशिप 5 सालों के लिए होगी, मतलब काफी बड़ी फेलोशिप है अच्छे रिसर्च के लिए। देखिए, ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर बहुत सारे रिसर्च के एवेन्यूज भी खुल रहे हैं और कई सारी जगहों पे 2D सेमीकंडक्टर्स को बनाने के लिए भी रिसर्चेस चल रही हैं, क्योंकि वो ज्यादा प्रॉमिसिंग होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं और उनका परफॉर्मेंस भी ज्यादा बढ़िया होता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एक्सो मार्स के बारे में है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ये एक मिशन है जिसका अगला हिस्सा तैयार हो रहा था। एक फेज जा चुका है, सेकेंड फेज जाना था,
लेकिन चूंकि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया है, तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने रशियन स्पेस एजेंसी, जिसका नाम है रोसकॉस्मोस, उसके साथ सभी प्रकार के कोऑर्डिनेशन खत्म कर दिए हैं। इन दैट केस एक्सोमार्स, ये जो इनका मिशन है, ये भी हाल्ट हो गया है, रुक गया है। देखिए, ये जो मिशन था, इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि ये पता किया जाए कि क्या मार्स पे यानी कि मंगल ग्रह पे कभी जीवन था क्या। इसके अलावा इसके 2 स्टेजेस थे। पहले स्टेज को 2016 में प्रोटॉन एम रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया था, जिसमें एक ऑर्बिटर था और एक लैंडर था। ऑर्बिटर तो ठीक गया, लेकिन लैंडर नहीं उतर पाया था अच्छे से। सेकंड स्टेज जुलाई 2020 में जाना था, जो टेक्निकल ग्लिच की वजह से रह गया था। हो सकता है 22-23 में जाता, लेकिन अब तो क्या ही जाएगा, बिकॉज अब कोऑर्डिनेशंस ब्रेक कर लिए गए हैं रोसकॉस्मोस के साथ। पहला आर्टिकल जो कि आर्टेमिस मिशन के बारे में है। चांद पर जाने को लेकर हमेशा से ही उत्सुकता रही है। एक समय ये एक स्पेस रेस का हिस्सा हुआ करता था, जहां यूएसएसआर और यूएसए आपस में कंपीट कर रहे थे। इन दैट केस, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि 1968 से लेकर 72 के बीच में यूएसए ने 9 मिशन भेजे, जिनमें से उनके 6 मिशन सक्सेसफुल रहे और उसके जरिए उन्होंने नील आर्मस्ट्रॉन्ग सहित 12 लोगों को चांद की जमीन पर उतारा। एक बार फिर से अमेरिका तैयारी कर रहा है कि वो चांद पे इंसान को उतारे, और वो मिशन जिसके जरिए वो ऐसा करने वाले हैं, उसी का नाम है आर्टेमिस मिशन। तो नासा अभी इसका आर्टेमिस 1 जो मून मिशन है, उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, जो कैनेडी स्पेस सेंटर है फ्लोरिडा में, यूनाइटेड स्टेट्स में, वहां से। एक्चुअली में आर्टेमिस में 4 मिशन जाने वाले हैं, जिनमें इनिशियल फेज जो होगा वो टेस्टिंग का होगा। वो पता करेंगे उनकी टेक्नोलॉजी अच्छे से वर्क कर रही है या नहीं। काफी लंबे समय के बाद वो एक बार फिर से चांद पे जाने की कवायद में है, तो टेक्नोलॉजी का अच्छी तरीके से वर्क करना जरूरी है। इसीलिए आर्टेमिस 1 जो है वो काइंड ऑफ टेस्ट है। इसका नाम जो ग्रीक मैथोलॉजी में देवता हैं अपोलो, उनकी ट्विन सिस्टर के नाम पर रखा गया है। आर्टेमिस गॉडेस ऑफ मून को भी कहा जाता है। इसके जरिए वो पहली फीमेल एस्ट्रोनॉट को चांद पे उतारने वाले हैं, और एक एस्ट्रोनॉट ऑफ कलर, मतलब जो वहां के डार्क कॉम्प्लेक्शन के लोग होते हैं, उनमें से किसी एक व्यक्ति को भी वो 2024 तक मून के साउथ पोल पर उतार देंगे। जो अदर स्पेस एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व है, उनमें शामिल है कैनेडियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जाक्सा, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। सिग्निफिकेंस ये रहेगी कि इसके जरिए कैसे हम इस साइंटिफिक डिस्कवरी का इस्तेमाल इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए कर सकते हैं, और नई जनरेशन इससे कैसे इंस्पायर होगी। आर्टेमिस 1 ये फर्स्ट इंटीग्रेटेड टेस्ट होगा नासा का, जिसके जरिए वो अनक्रूड फ्लाइट टेस्ट करेंगे। इसमें वो इंसानों को भेजेंगे नहीं, केवल देखेंगे बढ़िया काम चल रहा है कि नहीं। इनफैक्ट 2 डमी बिठाने वाले हैं वो। उनके पास सेंसर्स लगे होंगे जो वहां के रेडिएशन एंड ऑल को बिल्कुल वैसे ही सेंस करेंगे जैसे एक इंसान करेगा, तो पता चल जाएगा कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है या नहीं। फ्लाइट के दौरान जो ओरियन स्पेसक्राफ्ट है, एक्चुअली में ओरियन स्पेसक्राफ्ट है जो एस्ट्रोनॉट्स को लेकर जाएगा, और उसे ले जाने के लिए जो लॉन्च व्हीकल इस्तेमाल किया जाएगा उसका नाम है SLS, यानी कि स्पेस लॉन्च सिस्टम। SLS मैं आपको बता दूं दुनिया का सबसे पावरफुल रॉकेट है। यूएसए ने बनाया, यूएसए का सबसे पावरफुल है। ऑब्वियसली इंडिया दुनिया का सबसे पावरफुल रॉकेट है ये, जो 2,80,000 माइल्स को ट्रेवल करेगा और 6 वीक या 4 वीक का टाइम लेगा ये अपने मिशन के दौरान। जो ओरियन स्पेसक्राफ्ट है वो स्पेस में बिना किसी स्पेस स्टेशन को डॉक किए सबसे लंबे समय तक टिकने वाला एक स्पेसशिप बन जाएगा। आर्टेमिस 1 मिशन वही है। आर्टेमिस 1 मिशन जो है उसके बाद उसकी सेकंड फ्लाइट होगी, जिसके तहत वो ओरियन जो क्रिटिकल सिस्टम है स्पेसक्राफ्ट का, उसको टेस्ट करेंगे। तो इवेंचुअली वो देखने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे वर्क कर रहा है, और क्या इसके बाद वो मार्स पे भी एस्ट्रोनॉट्स को भेज सकते हैं। तो ये ह्यूमन एक्सप्लोरेशन के फील्ड में एक नया युग लेकर आएगा, ऐसी उम्मीद है। अब एक सवाल होता है, क्या यूएसए की स्पेस एजेंसी के किसी मिशन से प्रश्न पूछा जाएगा? देखिए, वैसे तो जो आर्टेमिस है वो अपने आप में बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है नासा का, तो प्रश्न पूछा जा सकता है। बहुत एम्बिशियस ना हो तब भी प्रश्न पूछा जा सकता है। 2008 का प्रश्न आपके सामने है, जहां पे थेमिस मिशन पे क्वेश्चन पूछा गया था। वो न्यूज में था उस समय। क्या था इसका मतलब, क्यों इसको, पर्पस क्या था इसका, यही पूछा गया था। तो सही जवाब था स्टडी ऑफ कलरफुल डिस्प्ले ऑफ हाई लैटिट्यूड स्काइज, जो ऑरोराज होते हैं उनको स्टडी करने के लिए इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये पूरा मिशन नासा का जो था। तो मतलब नासा के मिशन पे भी प्रश्न आ जाएगा, तो तैयार रहना है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डेयर टू इरेड टीबी प्रोग्राम के बारे में है। डेयर टू इरेड टीबी इनिशिएटिव को हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक ने लॉन्च किया वर्ल्ड टीबी डे के मौके पे। फुल फॉर्म है डेयर टू इरेड टीबी का, डेटा ड्रिवन रिसर्च टू इरेडिकेट टीबी। एक ऐसी रिसर्च जिसमें डेटा का इस्तेमाल किया गया हो और कोशिश हो कि टीबी को खत्म करेंगे। ये एक अम्ब्रेला टीबी प्रोग्राम है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक का। प्रोग्राम में कई सारे इनिशिएटिव शामिल हैं, जैसे कि इंटीजियस। इंटीजियस का फुल फॉर्म है इंडियन ट्यूबरक्यूलोसिस जीनोमिक सर्विलांस कंसोर्टियम। जैसे SARS-CoV-2 के लिए हम जीनोमिक कंसोर्टियम तैयार कर चुके हैं, जिसके बेसिस पे जो कोरोना वायरस है उसके जेनेटिक सीक्वेंसिंग को हम स्टडी करते रहते हैं, उसके वेरिएंट्स को पता करने के लिए, उस संबंध में जो वैक्सीन वगैरह हैं उनमें बदलाव करने के लिए। बिल्कुल उसी उद्देश्य से इस सर्विलांस कंसोर्टियम के माध्यम से जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस है, MTB, जिससे ये टीबी होता है,
हम उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग को स्टडी करेंगे मल्टी लेबोरेटरी नेटवर्क के माध्यम से, ताकि इसमें होने वाले बदलावों को भी हम समझ सकें। दूसरा है इन टीवी के हब, इंडियन टीवी नॉलेज हब वेबिनार सीरीज। अब नाम से स्पष्ट है, इसके तहत किए जाएंगे कई सारे वेबिनार्स, जहां पर हम एकेडमिया इंडस्ट्री को कनेक्ट करेंगे और टीवी को लेकर जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें एक साथ लाकर नए आइडियाज और सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करेंगे। दूसरा है होस्ट डायरेक्टेड थेरेपीज। इसके माध्यम से जो एविडेंस बेस्ड रेजिमेन है टीबी को लेकर उसे डेवलप करेंगे और जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होता है उसको भी ट्रीट करने के लिए नए तरीके ऑप्ट करेंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मींज डिसीज के बारे में है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट ने अभी काफी कंसर्न रेज किया है जब यह जानकारी मिली कि राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में जो मींज स्किन डिसीज है वो कई सारे डॉग्स में देखी गई, जिसकी वजह से उनका फर खत्म होने लगा। इस डिसीज में होता क्या है कि जो स्किन होती है वो मोटी हो जाती है और फर वहां पे खत्म हो जाता है। ये काफी परेशानी वाली होती है डॉग्स के लिए। ये स्किन डिसीज है, इतना तो समझ में आ गया, जो कि पैरासाइटिक माइट्स की वजह से होती है एनिमल्स में। इसमें होती है इन्फ्लेमेशन, इचिंग और स्किन की थिकनिंग, जिससे वहां के बाल चले जाते हैं। ये पैरासाइटिक माइट सार्कोप्टेस स्कैबी, जो एक प्रकार का पैरासाइट है, उससे होता है। इसी से ह्यूमंस में भी स्कैबीज देखने को मिलता है, यानी कि खाज खुजली देखने को मिलती है। ट्रांसमिशन की बारे में बात करें तो ये एक एनिमल से दूसरे एनिमल को हो सकता है डायरेक्ट कांटेक्ट से भी, या वो ऑब्जेक्ट जो कि पीड़ित एनिमल से कनेक्ट हुआ और किसी दूसरे एनिमल के पास पहुंच गया तो उससे भी ये फैल सकता है। जो ये डिसीज है ये डॉग से या अदर एनिमल्स से इंसानों में भी आ सकती है। हालांकि ये जो पैरासाइट्स होते हैं वो ह्यूमन स्किन में बहुत लंबे समय तक रह नहीं पाते, तो इनसे इतना नुकसान तो नहीं होता। हाँ, थोड़ी बहुत इरिटेशन जरूर हो सकती है। ट्रीटमेंट के लिए ओरल मेडिसिन और स्किन मेडिसिन दोनों का ही इस्तेमाल किया जाता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में है। एंट्रेंस टेस्ट के बारे में अभी देखिए, अगर आपको यूजी के लिए अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए एडमिशन लेना हो तो आपको अलग अलग जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए एग्जाम देने पड़ते हैं। बड़ा हेक्टिक हो जाता है। एक तो कई दफा एग्जाम देना, अलग अलग डेट्स पर अलग अलग सिलेबस की तैयारी करना और कई सारे फॉर्म्स भरना। यूजीसी इसका एक सोल्यूशन लेकर आई है। उन्होंने अनाउंस किया है कि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए सभी सेंट्रली फंडेड यूनिवर्सिटीज के लिए सिर्फ एक एग्जाम होगा और उसका नाम होगा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। और इसी एंट्रेंस की रैंक के बेसिस पे सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बच्चों को एडमिशन देंगी। 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इसमें कवर होंगी और जो 12th के बोर्ड एग्जाम के मार्क्स हैं अब उन्हें कंसीडर नहीं किया जाएगा। CUET की बात करें तो एक कंप्यूटराइज्ड टेस्ट होगा जिसे NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करेगी। और अब जो 12th की मेरिट लिस्ट है, ये जो मार्क्स हैं उन्हें संज्ञान में ना लेकर जो NTA एग्जाम में मेरिट लिस्ट होगी उसी के बेसिस पे स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलेगा। एंट्रेंस टेस्ट कंपलसरी होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। अगर नहीं दिया तो फिर नहीं होगा एडमिशन यूनिवर्सिटीज में। फर्दर स्टेट, प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी इसका लाभ ले सकते हैं। इसमें जो बच्चे एग्जाम दे चुके हैं उन्हें वो अपने यहाँ भी एडमिट कर सकते हैं। 13 लैंग्वेज में एग्जाम ऑफर किया जाएगा। यद्यपि ये एग्जाम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा और उनके लिए जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म है उसे ही फॉलो किया जाएगा। चलिए, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस पर अपनी स्कीम पे बात करते हैं, दैट इज नेशनल मॉनसून मिशन। मॉनसून बारिश लेकर आता है और इसके बारे में जानकारी हो तो काफी सहूलियत होती है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने इस इनिशिएटिव की जिम्मेदारी ली है। नोडल मिनिस्ट्री यही है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब सारा पैसा कौन खर्च करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव है नेशनल मॉनसून मिशन का वो बिल्कुल सिंपल है कि इंडिया में अलग अलग टाइम स्केल पर मानसून के बारे में प्रोटेक्शन करना, जानकारी देना। पूरी कंट्री में सभी स्टेट्स और यूटीज में इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। कटिंग एज डायनेमिक मानसून फोरकास्टिंग सिस्टम हम डेवलप करेंगे जिससे हम शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग कर सकें। शॉर्ट टर्म का मतलब यह है कि 1 से 10 दिन के भीतर क्या होने वाला है, मीडियम टर्म 10 से 30 दिन के भीतर क्या होने वाला है, और लॉन्ग टर्म में एक पूरे सीजन में बारिश कैसी रहने वाली है, सूखा पड़ेगा, क्या होगा मानसून। मैकेनिज्म डेवलप करें ताकि हम एक्सट्रीम जो वेदर कंडीशंस होती हैं उनके बारे में भी प्रेडिक्शंस कर सकें, कोलैबोरेशन करके इंडियन और अदर यूनिवर्सिटीज के साथ। हम एक ऐसा सिस्टम डेवलप करें जहां पर क्लाइमेट रिलेटेड सोशल एप्लीकेशंस को भी ध्यान में लिया जाए। जैसे मानसून अगर खराब होता है तो एग्रीकल्चर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, फ्लड फोरकास्ट कर सके ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। फर्दर हाई क्वालिटी डेटा हमें कलेक्ट करना है और अलग अलग मॉडल्स हम ऑप्ट करके प्रेडिक्शंस करेंगे। जैसे इसमें देखिए एक पिलर ये है कि ये मिशन 2012 में शुरू हुआ और 2017 तक कंटिन्यूड रहा। 2017 से 20 के लिए बाद में से कंटिन्यू किया गया। IITM जो पुणे में है वो इसके इंप्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी लेते हैं। जो लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग है जिसमें एक सीजन की पूरी जानकारी इकट्ठा की जाती है, इसके लिए हम अमेरिकन मॉडल ऑप्ट करते हैं। अमेरिकन मॉडल जिसे क्लाइमेट फोरकास्ट सिस्टम कहा जाता है। इसमें हम ओशन और एटमॉस्फेयर यानी कि पानी और हवा दोनों की कंडीशंस को एनालाइज करते हैं। उनका डेटा इस्तेमाल करके ओशन, एटमॉस्फेयर और लैंड का फिर फोरकास्टिंग करते हैं। और शॉर्ट टर्म
सॉरी शॉर्ट और मीडियम रेंज के जो फोरकास्टिंग होते हैं उसमें जो यूके का मॉडल है, यूनिफाइड मॉडल, हम उसका इस्तेमाल करते हैं। आइए अब डिस्कस कर लेते हैं अगला आर्टिकल, कॉमन एंटीबायोटिक मैन्युफैक्चरिंग फ्रेमवर्क। अब ये CAMF है क्या? ये एक तरह का प्राइवेट सेक्टर कोलिजन है जहां पर आपको देखने को मिलता है वेरियस आपके रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हों, चाहे आपकी फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट कंपनीज हो, जेनरिक मेडिसिन वाली हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, डायग्नोस्टिक कंपनीज हो, वो एक साथ आए हैं ताकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो आपकी डेवलप हो रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड, उसको हम कहीं ना कहीं कम कर सकें। अब ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होती क्या है? मान लीजिए ये एक आपकी मेडिसिन है, अगर इस मेडिसिन के खिलाफ आपके जो बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं तो इसे कहा जाता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। एक तरह से ये दवाई अब इनके ऊपर प्रयोग करेंगे भी तो असर इतनी नहीं दिखाएगी। अब यहाँ पर ये एक बड़ा रिस्क है ह्यूमन बींग्स के लिए, और इसलिए कोशिश ये की जा रही है कि जो भी आपके एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन से रिलेटेड इन्वायरमेंटल रिस्क हैं उसको कम किया जा सके। इसी के लिए 2018 में कॉमन एंटीबायोटिक मैन्युफैक्चरिंग फ्रेमवर्क को डेवलप किया गया था। अब यहाँ पर हमारी कोशिश ये है कि हम एक मिनिमम स्टैंडर्ड को डेवलप कर सकें, जो भी आपके रिस्क साइट हैं वहां पर मैक्रो और माइक्रो कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम सप्लाई चेन को, उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। मतलब छोटे लेवल पे किस तरह से आप इस एंटीबायोटिक के डेवलपमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, और साथ के साथ बड़े लेवल पे भी कैसे इसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा यहाँ पे। और इसी वजह से इन्होंने कुछ मिनिमम एक्सपेक्टेशंस डेवलप की हैं, जिससे जहां पर आपके लोकल लॉज हैं या आपके जो रेगुलेशन है, इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स हैं, उनको आप कैसे कंप्लायंस कर सकते हैं उसके बारे में बात की जाती है यहाँ पे। और साथ के साथ जो आपके इन्वायरमेंटल प्रोग्राम है, जैसे वाटर वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम है या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम है या ऑडिट है, जो भी एंटीबायोटिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उसके ऊपर फोकस किया जाता है, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि इन्वायरमेंटल कंप्लायंट हो ये जितनी भी आपके एंटीबायोटिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, ताकि इस तरह का डिस्चार्ज हम ढंग से मैनेज कर सकें इन्वायरमेंट में। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की, बॉन ऑसिफिकेशन टेस्ट। अभी रिसेंटली आपके सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये टेस्ट इकलौता ऐसा प्रूफ नहीं हो सकता जिसके बेसिस पे हम किसी भी जुवेनाइल की एज को डिटरमाइन कर सके। होता क्या है इसमें, दरअसल हम एक्सरे या सिटी स्कैन की मदद से हम ये तय करते हैं कि किसी पर्सन की एज क्या है, और उसी बेसिस पे उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी को हम फिक्स करते हैं। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि ये सोल बेसिस नहीं हो सकता आपके डिसीजन का, तो यहाँ पर कोई और हमारे को अल्टरनेटिव भी ढूंढना होगा जिससे हम किसी भी पर्सन की एज का पता लगा सके। अब बेसिकली ये बॉर्न ऑसिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ये देखते हैं कि किस तरह से बॉर्न बनती है एक इंसान में। जो फीटल होता है उसके 3rd मंथ से ही ये बोन बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और ये कंटिन्यू रहता है लगभग 25 साल की उम्र तक। अब इससे आपको एग्जैक्ट एज तो नहीं पता लगती है, बट अंदाजा लगाया जा सकता है किसी भी पर्सन की एज का। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने अब इसे नकार दिया है, क्योंकि ये एग्जैक्ट एज नहीं बता सकता इस वजह से। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की, कन्वर्जन थेरेपी। अभी रिसेंटली मेडिकल कमीशन ने कन्वर्जन थेरेपी के ऊपर बैन लगा दिया है इंडिया में। इसे कई बार रिपरेटिव थेरेपी भी बोला जाता है और साथ के साथ गे क्योर थेरेपी भी बोला जाता है। इसके थ्रू कोई भी इंसान अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन को चेंज कर सकता है, जेंडर आइडेंटिटी को चेंज कर सकता है। इंडिया के अलावा और भी बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने इसको बैन कर रखा है, जैसे ब्राजील, इक्वाडोर, माल्टा, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, चाइल। ये सभी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर इसे क्रिमिनल बैन किया गया है। मतलब यहाँ पर भी इस तरह की प्रैक्टिसेस को कोई अडॉप्ट नहीं कर सकता। तो इस आर्टिकल में इतना ही, धन्यवाद। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।